हाय एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ऑयलर्स फंक्शन। ठीक है, 5 फंक्शन जिसे हम कहते हैं, जो कि बड़ा फेमस फंक्शन है। इनसे रिलेटेड जितने भी थियरम्स एग्जाम्पल हैं वो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अबाउट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, तो सवाल ये होता है कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, ये स्ट्रिक्टली नंबर थ्योरेटिक फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसका जो डोमेन है इट इज़ फ्रॉम रियल नंबर। जब हम ये एक्स ले रहे हैं, ये एक्चुअली हम रियल नंबर से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली नंबर थ्योरेटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम इसको बना सकते हैं अगर इसका हम डोमेन फिक्स करें। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि मान लीजिए एक्स मैंने कोई आर से ले लिया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि इस x के सबसे नज़दीक वाला इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल 2.5। अब इस 2.5 के नज़दीक 2 भी है और 3 भी है ना। दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो इन दोनों में कौन सा, इन दोनों में से ये 2 वाला। ठीक है, जो उससे छोटा हो, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो वाला जो इंटीजर होता है ये, इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस 2.5। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इज दिस। इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है, दिस इज एक्चुअली यूनिक इंटीजर सच दैट कि ये जो इंटीजर है ये x माइनस 1 से बड़ा होता है और x से लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, इक्वल किस केस में होगा, जब वो खुद इंटीजर होगा। जैसे कि यहाँ के केस में इसका जो आंसर है इट इज 2। ठीक है, अब ये 2 क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x माइनस 1, यानी कि 2.5 में से 1 गया तो इट इज 1.5 से क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। और लेस देन और इक्वल टू x, ये खुद से क्या है, लेस देन और इक्वल है। ठीक है, अगर इन केस अगर ये x जो है आपका 2 होता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 2 ही होता। ठीक है ना, सो ये जो 2 है दिस इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 2। ये इसकी सिर्फ डेफिनेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई है, पाई यानी क्या 3.14 एंड सो ऑन। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा पाई का वो कितना होगा, वो 3 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं माइनस पाई लेती हूँ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, इट इज एक्चुअली -3.14। अब ये देखना है कि -3.14 के सबसे करीब इंटीजर कौन है और उससे छोटा कौन है। तो ऑब्वियसली माइनस में है तो इससे छोटा कौन सा होगा, -4 होगा। ठीक है, -3 नहीं होगा, बिकॉज -3 जो है -3.14 से बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ओके। उसी तरह से अगर मैं √2 की बात करूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इट इज़ 1.41 समथिंग, सो इट इज़ 1। और अगर मैं 2/3 लेती हूँ इट इज़ 0.666 समथिंग, है ना। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जो इसके नज़दीक है, इट इज़ 0। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी कुछ सिंपल से प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं x जो है r से ले रही हूँ, अगर वो इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एक नॉन इंटीजर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उसका इंटीजर पार्ट प्लस वो जो भी फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने 2.5 का एग्जाम्पल लिया था, तो इसको लिखा जा सकता है 2 + 0.5। ये एक्चुअली 2 इसका है क्या, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और 0.5 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो थीटा है दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, ये 0 भी हो सकता है लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 हुआ तो फिर से इंटीजर में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कोई भी x है उसका ये फॉर्म है। हमने पहली प्रॉपर्टी ये शो करनी है कि जो x होता है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ से कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस थीटा है, यानी कि x जो है इससे बड़ा ही है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप थीटा जो है 0 लोगे तो उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। सो दिस x इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। और स्ट्रिक्टली लेस किससे हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन x + 1। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। ओके, अब मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करती हूँ। क्या कह रहा है कि x + n का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n, क्योंकि n का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो n ही होगा क्योंकि वो इंटीजर है। ठीक है, तो जैसे कि x + n है,
ये तो इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 रहेगा, लेकिन जो ये x है ये हमने r से लिया है, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस थीटा प्लस n। अब हम अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं x प्लस n का, तो ये किसके बराबर होगा, देखो इसका तो आंसर वही आएगा, यानी कि यही होगा। जो इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही होता है, क्यों, क्योंकि वो खुद इंटीजर है, ठीक है। और थीटा क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो उसका कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो x प्लस n का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y एंड इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसमें x और y दोनों कहाँ के हैं, r के हैं। पहले वाले केस में क्या था कि ये r का था और ये n का था, मतलब z का था, तो इस केस में थीटा जो है वो 0 था, लेकिन इस केस में अब थीटा जो है 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका x है उसको आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, थीटा 1 नाम देती हूँ। जो y है उसको आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब जो थीटा 1 और थीटा 2 है ये दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, लेकिन इनका एडिशन जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो, है ना। तो दो केस हो सकते हैं, एक केस वो जिसमें लेस देन 1 है, एक केस जिसमें ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अगर हम x क्या लेना है हमने, ओके, अगर मैं x प्लस वाई लेती हूँ तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज x प्लस वाई प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेती हूँ तो ये टोटली डिपेंड करेगा इस पर, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये लेस देन 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0, ठीक है, और सिर्फ ये दोनों बचेंगे, यानी कि दिस इज x प्लस वाई, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ठीक है। और अगर हमारा जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2 ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 भी होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका मान लीजिए कुछ 1.2 समथिंग है, हो सकता है ना, 0.6 प्लस 0.6 के लिए 1.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उस केस में ये RHS वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो 1 2 3, चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहे हैं कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा आंसर 0 अगर वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और -1 अगर वो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब उनका रियल से बिलोंग कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद ही होगा, और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वो खुद ही होगा, है ना। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस माइनस एक्स इज 0। लेकिन वहीं पे अगर x जो है वो r से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि इसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि क्योंकि x इज इक्वल टू किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस थीटा मान लीजिए, ठीक है। और मैं -x की बात करती हूँ, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करती हूँ, तो मैं -x की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म, है ना, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ -x माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये इंटीजर ही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -x ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ फ्रॉम 0 to 1, है ना, इसके बीच का है, और 0 नहीं है, तो उस केस में जैसे कि -0.1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, इट इज़ -1, ठीक है, तो विच इज़ -1। अब देखिए ये किसके बराबर था, इसको मैं इस साइड ले आ सकती हूँ, सो दिस इज x प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ इक्वल टू -1। ये हमने क्या करना था, शो करना था, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ भी कर लेते हैं। फिफ्थ क्या है
कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को n से डिवाइड करो या फिर x को n से डिवाइड करो, फिर उनका क्या निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस n से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से किसके बराबर आएगा, एन क्यू प्लस आर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। ठीक है, लेस देन n। ओके, तो अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ n से तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज q प्लस आर अपॉन n आ जाएगा। अब इसका क्या लेती हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब q क्योंकि क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है ना, आपने जब डिवाइड किया तो ये एक होल नंबर होता है, तो q का तो q ही बाहर आ जाएगा। और r अपॉन n, r जो है वो n से छोटा है, r n से छोटा है, पॉजिटिव है, उसको आप n से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, यानी कि दिस इज q ओनली। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, अगर मैंने x को डायरेक्टली n से डिवाइड किया तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में हाँ, मैं x को लिख सकती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस थीटा डिवाइड बाय n विच इज इक्वल टू, अब इसकी जगह एन क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है। सो दिस इज एन क्यू प्लस आर प्लस थीटा डिवाइड बाय एन। ठीक है, विच इज इक्वल टू एन क्यू को आप एन से डिवाइड करोगे, सो इट इज क्यू प्लस आर प्लस थीटा डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे देखिए, आर जो है वो एन से छोटा है, थीटा जो है वो 1 से छोटा है, आर इज लेस देन एन एंड थीटा इज लेस देन 1। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इनको आप ऐड भी करोगे और उसको n से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है ना, सो ये हमेशा 1 से छोटा रहने वाला है, तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो सिर्फ q के बराबर आएगा। ठीक है, और इन बोथ द केसेस दोनों का आंसर सेम है ना, यानी कि जो 5th वाला है वो भी सॉल्व हो गया हमारा। लास्ट प्रॉपर्टी है कि x माइनस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू दिस और दिस। ठीक है, इसमें अभी हमने जो ये वाला सॉल्व किया था कि जो x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है या तो वो ये होता है या तो वो ये होता है। ठीक है ना, आई थिंक सो मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहिए, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो क्या होगा आपका x प्लस वाई होगा या तो x प्लस वाई प्लस 1 होगा। ठीक है, ओके, 6th की बात करते हैं कि देखो x को कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, अब हम इस जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 आंसर आ सकते हैं, है ना, वो ऑब्वियसली थीटा 1 और थीटा 2 पे डिपेंड करता है। वैसे आप यहाँ पे थीटा 1 यहाँ पे थीटा 2 ले सकते हो। ठीक है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर या तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ठीक है, या तो क्या आ सकता है, एक ऐड हो सकता है इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। ठीक है ना, या तो ये चीज़ इसके बराबर होगी या तो ये इसके बराबर होगी। अगर ये इसके बराबर होती है तो इस y को आप इस साइड ले आ सकते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अगर ये वाला इसके बराबर होता है तो फिर से आप y को इस साइड ले आ सकते हो, सो दिस इज x माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, शो करनी थी। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, 10 फैक्टोरियल में 2 की कौन सी वो हाईएस्ट पावर इस 10 फैक्टोरियल में कंटेन करती है। कहने का ये मतलब है कि मैं 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकती हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसमें 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, तो देखो 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9, इसको लिखा जा सकता है 2 क्यूब। 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें 2 का हाईएस्ट पावर कौन है, देखो यहाँ पे हुआ 1, ये हुए 3, 4, 5, 6।
ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है इट इज़ 6, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? वैसे ही जैसे ये 2 का हो गया, वैसे आप 5 के लिए भी निकाल सकते हो, 3 के लिए भी निकाल सकते हो, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर है तो ये आप कैसे करोगे? तो ये हम काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन की मदद से हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं किसी प्राइम नंबर का विच इज इन दिस n फैक्टोरियल, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स n फैक्टोरियल इज दिस समेशन i goes from 1 to k greatest integer of n by p where n is greater than equal to p की पावर k and less than p की पावर k plus 1, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे। तो देखो, अगर मैंने कोई नंबर n ले लिया, ठीक है, n ले लिया मैंने, जैसे कि वहां पे 10 लिया था, ठीक है। तो इस n से छोटे नंबर जो p के मल्टीपल होंगे वो कौन कौन होंगे? देखो, एक होगा p, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर मैं 2 p की जगह 2 लेती हूँ तो इस 10 से जो है 2 के मल्टीपल कौन होंगे? एक 2 होगा, यानी कि एक p होगा, ठीक है ना। एक 2 दूनिया 4 होगा, 4 भी 10 से छोटा है, यानी कि एक हो सकता है आपका 2p हो। एक कौन सा हो सकता है? जैसे कि 6 है, 6 भी 10 से छोटा है, यानी कि 3p हो सकता है, एंड सो ऑन। 6 हो गया, 8 हो गया और एक 10 हो सकता है। उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक्सीड कर देगा, ठीक है। उसी तरह से p, 2p, 3p, यानी कि कोई tp तक होगा ये, है ना। अब जो ये tp है ये n से एक्सीड नहीं करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। या तो बराबर हो सकता है जैसे कि इस केस में हो रहा है, या तो उससे लेस हो सकता है, यानी कि दिस tp इज लेस देन और इक्वल टू n, है ना। यानी कि जो ये t होगा ये एक्चुअली क्या होगा? दैट इज जो t है दिस इज लेस देन इक्वल टू n बाई p, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो t है वो t का वैल्यू कितना है? 10/2 यानी कि 5 है, ठीक है। अब बात ये है कि ये 5 क्या है आपका क्या कहते हैं? इंटीजर है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 11 होता तो उस केस में इसने क्या होना था? 11/2 होना था, यानी कि इट विल बी 5.5, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 11 की बात चल रही है तो 11 से छोटे कितने नंबर है जो 2 से डिविजिबल हैं? इट इज़ 1 2 3 4 5। 10 है तो भी 5 ही है, ठीक है ना। 11 है तो भी 5 ही है। तो ये हमें कैसे पता चला? अगर t यहाँ से तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि 5 नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चला? एक्चुअली हम इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं। तो 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हुआ? 5 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 11 से छोटे ऐसे 5 नंबर है जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि देर आर एग्जैक्टली n by p इंटीजर्स डिविजिबल बाय p, ठीक है। इसका काम क्या है आप समझेंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं लेती हूँ p²। फिर से वही सवाल कि कितने नंबर होंगे जो n से छोटे होंगे और p² के मल्टीपल होंगे। जैसे कि अगर मैं 10 का केस लेती हूँ फिर से, तो p² कौन हुआ इस बार? 4 हुआ। तो 10 से छोटे और 4 के मल्टीपल, तो एक तो वो 4 खुद हो गया, अब ये 2 नहीं रहा और ये 6 नहीं रहा, दूसरा कौन हुआ? 8 हुआ, ठीक है। और 10 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया कि आप जो है, मैं फिर से देखिए, 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? इट इज़ 2 पॉइंट कितना आएगा ये? 2 दूनी 4, 2.25 आई थिंक सो, ठीक है। और इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो इट इज़ 2, यानी कि 2 ऐसे नंबर है जो 10 से छोटे हैं और 4 से डिविजिबल है। तो सेम चीज़ अगर मैं p² की बात करूं, सो देर आर एग्जैक्टली, अब क्या होगा? n बाय p² होगा, p² इंटीजर डिविजिबल बाय p², ठीक है। यही चीज़ p³ के लिए हो सकती है और यही चीज़ किसके लिए हो सकती है? दिस इज
for pk also. So there are n by p की power k integer divisible by pk. ठीक है, अब जैसे कि 10 के केस में जो हाईएस्ट pk है इट इज 2 की पावर 3, मैं 2 की बात कर रही हूँ, है ना, 2 की पावर 3 यानी कि 8. तो इस केस में जैसे कि मैंने फिर से जो है 10/8 लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इट इज़ 1, क्योंकि एक ही वैल्यू है जो 10 से छोटी है और 8 के मल्टीपल है, यानी कि 2 की पावर क्यूब के मल्टीपल है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे कि पहले केस में कितना आ रहा था, इसका आंसर 5 आ रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 आ रहा था पहले केस में. तो मैं सेकेंड केस की बात कर रही थी 2 स्क्वायर की, तो उसके 2 मल्टीपल थे, तो ये हमने यहाँ से निकाला, तो उस केस में आंसर आ रहा था आपका 2, इट इज सेकेंड. और हमारा जो थर्ड है 2 क्यूब, तो उस केस में कितना आंसर आ रहा था, 1 आ रहा था. ठीक है, हमने कुछ काउंटिंग में मिस्टेक की है. चलो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो इट इज़ 5 + 2 7 1 8. ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे था 2 की पावर 1, ये हुआ 4 5 6, इधर 4 रह गया मेरा. ठीक है, सो इंटू 4 6 7 8, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 2. ठीक है, तो अब हो गए 8, इधर भी 8 उधर भी 8, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना है, इट इज़ 8 है. ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं. तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ, सो हाईएस्ट पावर ऑफ p which divides n factorial is एक्चुअली इन सब का समेशन, जैसे कि हमने वहाँ पे किया. ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली समेशन I goes from 1 to k, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n by p की पावर k. ठीक है, तो जब हम हाईएस्ट पावर निकालने के लिए एक दूसरा मेथड भी हम लगा सकते हैं, कि ये तो हमने अभी नॉर्मली थियरम से देखा कि अगर मुझे p का हाईएस्ट पावर देखना है n फैक्टोरियल में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n by p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n by p स्क्वायर अप टू सो ऑन n by p के कौन सी चीज़ है कि उस क्या कहते हैं, n में सबसे हाईएस्ट पावर n की, नॉट n फैक्टोरियल की. ठीक है ना, जैसे कि 10 में 2 का हाईएस्ट पावर कौन था, क्यूब था, है ना. सो इट वाज लेस देन 2 की पावर 3. 2 का पावर 4 16 होता है, जो कि 10 में नहीं आता है, 16 इज ग्रेटर देन 10. तो ये जो पी के है, तो इस केस में जैसे के कितना था, 3 था. ठीक है, तो वहीं तक हमने क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है. ऑब्वियसली इसके आगे लोगे, जैसे कि 10/16 लोगे तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है ना. सो हमने यहाँ तक लेना है. ओके, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप हमेशा ये नहीं करोगे कि आप n को p से डिवाइड करोगे, फिर n को p स्क्वायर से. बार बार n को p से डिवाइड करने से बेहतर है कि हम क्या करें, हम एक काम करेंगे कि इस n by p को कैलकुलेट करेंगे और इसको नाम दे देंगे h1. ठीक है, तो ये सॉल्व करने में आसानी रहेगी. अब देखिए इस n by p स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है n by p इंटू 1/p. ठीक है, लेकिन ये n by p है क्या, ये जो है आपका h1 है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, h1/p. यानी कि आपने नेक्स्ट टर्म में क्या करना है कि आपने जो h1 लिया था उसको वापस से p से डिवाइड करना है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म होगी इट इज n by p क्यूब. तो n by p क्यूब को कैसे लिख सकते हो, इट इज एक्चुअली h1. ठीक है, n by p क्यूब को कैसे लिख सकते हो, इस केस में आप लिख सकते हो इसको n by p स्क्वायर इंटू 1/p. ठीक है, और n by p स्क्वायर इसको हम नाम दे देंगे h2. ठीक है, तो n by p स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो h2 विच इज इक्वल टू h2/p. ठीक है, तो आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट स्टेप में h2 निकाला था उसको वापस से p से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, h3 मिल जाएगा, और इस तरह से कंटिन्यू करते जाना है. ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यू करोगे तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, h1, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, h2 अप टू सो ऑन, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, hk. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, तो प्रॉब्लम पे आते हैं
कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन्ड इन 2000 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आया होता कि 2000 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपने क्या करना था, 2000 को लिखना था, फिर उसमें से 7 की पावर सारी इकट्ठी करनी थी, फिर देखना था कि हाईएस्ट पावर क्या है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान कर देता है। तो अभी हमने पढ़ा कि n/p को क्या नाम देते हैं, h1 नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2000 को जो है 7 से डिवाइड करना है और फिर उसका क्या निकाल देना है, हाईएस्ट फैक्टर निकाल देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2000/7, तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 56 और बचे 4, तो 7 5 35 है ना। अब बचे 5.5, फिर वो करते जाइए आप, उसके आगे हमने कुछ करना नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ क्या निकालना, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, तो उसका आंसर 285 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें मालूम है कि n/p² को लिखा जा सकता है h1/p, h1/p लिखा जा सकता है ना। तो h1 हमारा कितना आया, ये हमारा एक्चुअली h1 है, सो दिस इज h1। तो आपने करना है क्या है कि h1 यानी कि 285 को वापस से 7 से डिवाइड करना है, विच इज इक्वल टू 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28। ठीक है, ये 28 आ गया। फिर आपका 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, 40 और फिर 0.50, फिर पॉइंट लगेगा तो उसके आगे हमने कुछ लेना नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट n/p³, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, h2/p, विच इज इक्वल टू h2 कितना है, 40/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समथिंग, लेकिन हमने सिर्फ क्या लेना है, इंटीजर लेना है। अब इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि 5 है। ऑब्वियसली जब आप 5 को नेक्स्ट टर्म में मान लीजिए ऐसा करते भी हो, तो उस केस में इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज h3/p को डिवाइड करोगे यानी कि 5 को जो है 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे नहीं मालूम। और फिर इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, आगे प्रोसीड करने का फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास ये 3 टर्म आ गए, 1 2 3। ठीक है, अब 285 में 5 को ऐड कीजिए तो इट इज़ 290, और 290 में 40 को कीजिए तो 330, यानी क्या कि 2000 फैक्टोरियल में 7 का जो सबसे ज़्यादा पावर है जो कंटेन करता है, इट इज़ 330। ठीक है,